हेलो, नमस्कार सभी को। आप सभी की मेरी सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रीजनिंग की क्लास में। आप देख रहे होंगे आज से हम आपका रीजनिंग का सेशन लेंगे। डेली 11 बजे की क्लास होगी, तो आप जल्दी से एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़ जाएं एक बार। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज से जो हमारी क्लास है वो डेली 11 बजे होगी। चलिए हम हमारे जो सेशन को है वो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होगा, जो विषय है वो होगा रीजनिंग, जिसे हम तर्क शक्ति भी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग की जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एस्टेट हो, HSSC हो या फिर SSC, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में हमारे रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। HSSC से लेकर UPSC तक की इसकी डिमांड रहती है। तो जो रीजनिंग है उसमें आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो हम डाइस करवाएंगे। डाइस का मतलब है पासा, जिसे हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए आप एक बार। नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। इस विषय को हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आज हम जो पहला चैप्टर है वो करेंगे हम डाइस, जो ज़्यादातर HSSC और SSC के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये चैप्टर। तो चलिए हम डाइस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डाइस होता क्या है। जो डाइस है वो हमारी एक घन आकार की आकृति है, जिसकी हमें 3 सतहें सिर्फ दिखाई देती हैं और 3 सतहें दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं इसमें जो पीछे की जो सतह हैं वो हम नहीं देख सकते। जो पीछे का जो सरफेस एरिया है वो हम इसका नहीं देख सकते। सिर्फ 3 इधर देख सकते हैं और 3 ही इधर देख सकते हैं। अगर आप मार्केट से जो लेने जाओगे उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि उसकी 6 सरफेस होते हैं, ऐसे, एक आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये दाएं और बाएं। आप इस तरह के पासे को देखते होंगे जिसकी 6 सतहें होती हैं। इससे आगे अब हम चलते हैं। तो हमने पासा समझ लिया क्या होता है। यह एक घन आकार के आकृति की तरह दिखता है हमें। जिसकी हमें 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 नहीं देती। इससे आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः हम 2 प्रकार के पासों को पढ़ते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। दूसरा होता है गैर मानक पासा,
या फिर हम इसको बोल सकते हैं साधारण पासा। इंग्लिश में अगर बोले तो नॉन स्टैंडर्डाइज। इतना समझ में आ गया सभी को? हमने शुरू में ये जाना कि पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है। ये एक घन आकार की आकृति है, इसमें 6 सतहें होती हैं, जो लेकिन हमें 3 सतहें दिखाई देती हैं। एग्जाम में एग्जामिनर हमें ऐसे 2 प्रकार की आकृतियां देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही दे, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, वो उसके मन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब जानते हैं कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा सामान्यतः अगर हम मार्केट में जाते हैं, जो मार्केट में से हम जो पासा लेकर आते हैं, जो डाइस लेकर आते हैं, उसको हम मानक पासा बोलते हैं। ये हमने बचपन में भी खेला होगा, जिसे हम लूडो बोलते हैं, उसमें मानक पासा का यूज होता है। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैम हमें ये तो बता दीजिए उसमें मानक पासा और गैर मानक पासा क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक सिर्फ इसका एक वजह है कि मानक पासा क्या होता है, इसका एक कारण है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक मानक पासा है? इसकी जो अपोजिट साइडें होती हैं, जैसे कि हमने एक पासा बना लिया, ये हो गया 1, 2 और 3। जैसे ये एक पासा है जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, वो इसी प्रकार का पासा हमें मिलेगा, जिसकी जो निकटतम सतहें हैं उन सतहों का जोड़ 7 नहीं होगा। लेकिन जो अपोजिट हैं, जो विपरीत सतहें हैं, विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे कि इसमें 4 ले लिया हमने, 5 और 6। एक साइड हमें ऐसे दिखेगी 1, 2 और 3 के फॉर्म में, और दूसरी साइड हमें 4, 5 और 6 की। हम इसको सीधा सा लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 है वो 6 के विपरीत होगा, और जो 2 है वो 5 के विपरीत होगा, और जो 4 है वो 3 के विपरीत होगा। मतलब इनका कुल मिला के जोड़ हमें 7 निकालना है। अपोजिट सतहों की संख्याओं का जोड़ अगर 7 आता है तो हम उसको सामान्यतः बोल देते हैं कि वो मानक पासा है, और हमें मार्केट में यही उपलब्ध होता है, इसी को हम मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि सभी को पता है इसका कि जो अपोजिट साइड होती हैं उनका जोड़ और जो दिख रही हैं उनका जोड़ 7 होता है। जो मतलब निकटतम संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होता। अगर आपको इस तरह का कोई पासा दिख जाता है 3, 4 और 2, तो ये एक गैर मानक पासा होगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 हैं, जो 2 सतहों का अंक है जो हमें दिखाई दे रही हैं, इनका टोटल जोड़ 7 है। इनका टोटल जोड़ कितना है? 7। इतना समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू राहुल, थैंक यू। प्लीज इसको सेशन को जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम बच्चे हैं। एक बार और देख लेते हैं। हमने शुरू में देखा कि पासा क्या होता है। पासा वो होता है, ये एक घन आकार की आकृति होती है, जिसकी हमें सामान्यतः बुक्स में 3 सतहें दिखाई देती हैं। अगर आप मार्केट से जाओगे तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि 3 सतहें आगे होती हैं और 3 सतहें पीछे। ठीक है, अगर हम बुक्स में देखेंगे तो हमें ये इस प्रकार की दिखाई देंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइस। अब इसमें हमने 2 प्रकार देखे हैं। 2 प्रकार में से हमने एक प्रकार को जान लिया है, जिसे हम मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइज भी बोला जाता है। ये हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें स्टैंडर्डाइज आराम से मिल जाता है, लेकिन गैर मानक पासा नहीं मिलता। ठीक है, ये लूडो खेलने के लिए होता था हमारे यूज, आप सभी जानते होंगे। इसमें क्या होता है, जो निकट की जो सतहें होती हैं उनका जोड़ 7 नहीं होता, जो विपरीत सतहें हैं उनका जोड़ 7 होता है। जैसे हमने यहाँ देखा है, जो 1 के विपरीत होगी वो हमेशा 6 होगी, हमेशा, क्योंकि उनका जोड़ 7 आना ही आना चाहिए, इसलिए हम उनको मानक पासा बोलेंगे। अगर 2 है तो उसके विपरीत 5 ही होगी, इसलिए उनका जोड़ 7 हो जाएगा। और 4 के विपरीत 3 ही होगी, इसलिए उसका जोड़ 7 हो जाएगा। अगर विपरीत संख्याओं का जोड़ 7 है तो हम उसको
बोल सकते हैं कि ये एक मानक पासा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में? एक बार बता दीजिए। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं गैर मानक पासा पे। जिसे हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी बोलते हैं। नाइन्टी 99% चांस है एग्जामिनर आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? जैसे कि हमने मानक पासा में कहा था विपरीत संख्याओं का जोड़ है वो 7 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? जो निकट की जो संख्याएं हैं, निकट की जो सतह की संख्या है उनका जोड़ 7 होगा। जैसे हमने 2, 5 और 1 ले लिया। एक आकृति हमारे पास ये हो गई। दूसरी ले लेते हैं 1, 6 और 3 हो गया। 3, 4 और 2 ले लेते हैं। ये 3 आकृतियां आप देख रहे होंगे। इसमें अगर देखेंगे तो जो ये 5 और 2 है ये बिल्कुल निकट है और इनका जोड़ 7 है। इसमें हमेशा गैर मानक पासा की एक खासियत है, अपोजिट की जो विपरीत सतहें होंगी, अपोजिट की जो सरफेस होगी उसका जोड़ 7 नहीं होगा। इसमें 1 और 6 है, 1 और 6 है जो निकट की है जो संख्याएं उनका जोड़ 7 होगा। 3 और 4 हो गया, इनका भी जोड़ 7 है। हमने जान लिया गैर मानक पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, सभी टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। आज हमने शुरू किया हमारे सेशन। डाइस हमारा पहला चैप्टर है। आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि हम एस्टेट तक, आपका जो एस्टेट है वो 12-13 नवंबर को है और उसमें एस्टेट में आप सभी जानते होंगे कि ये 10 मार्क्स की आती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 से 13 नवंबर तक आपका ये जो रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इसमें आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। सेशन को शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से जल्दी। सिर्फ 10 ही बच्चे देख रहे हैं। चैप्टर सभी करवाए जाएंगे भाई, इसमें सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा? मानक पासा देख लिया, गैर मानक पासा देख लिया। गैर मानक पासा एक बार और बता देती हूँ, जो विपरीत सतहें होंगी उनका जोड़ 7 नहीं होगा। विपरीत सतहों का जोड़ सम ऑफ अपोजिट साइड will not be 7। ठीक है, इसमें जो निकट की सतह होंगी, जो निकट की सतह हैं, सतह की जो संख्या है संख्या का जोड़ 7 होगा। इसके बस ये दो इंपॉर्टेंट लाइनें बस यही हैं कि विपरीत सतहों का जो जोड़ है वो 7 नहीं होगा। जो निकट की जो सतहें हैं उनका जोड़ 7 होगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। शुरू में हमने पासे को देखा, फिर हमने इसके पार्ट्स को देखा। पहला था मानक पासा, दूसरा था गैर मानक पासा। इसके आगे हम चलते हैं। अब इसमें आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डाइस है उसमें सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इसके 3 कंसेप्ट हैं। तीनों कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 3 कंसेप्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम करते हैं एक बार कंसेप्ट 1 पे आ जाते हैं। एक बार इसमें 3 रूल बताए जाएंगे कंसेप्ट 1 के हिसाब से। पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। तीनों ही रूल पूरे डाइस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे तीनों रूल में। कंसेप्ट 1 में है जो है वो है, पहला रूल है वो है निकटता का नियम।
सॉरी 1 मिनट रुको, दोबारा लिखा गया। निकटता का नियम, इसको हम इंग्लिश में एडजेसेंट रूल भी बोलते हैं। इसमें आपको बाइलैंग्वेज करवाया जाएगा डाइस को, ठीक है, और हर टॉपिक को, डाइस को ही नहीं सारे टॉपिक्स को बाइलैंग्वेज करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट 1 में क्या लिखा है? निकटता का नियम। इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें निकटता का कुछ ना कुछ तो बात है इसमें, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं निकटता के नियम में क्या है। ये हमने एक डाइस बना ली, ये एक अनदर डाइस बना ली। आप कभी भी देखेंगे तो एग्जामिनर आपको 2 डाइस देगा। इसमें अगर मान लो हमें 2 पासे दिए जाए तो 2 पासों में जो एक सतह की संख्या होगी वो दोनों में बराबर होगी, दोनों में बराबर होगी। जैसे ये हो गया और ये हो गया, 3 और 4, 3 और 4, और इसमें लिख लेते हैं हम 1 और 5। पहली बात तो ये कि ये एक गैर मानक पासा है। हमें कैसे पता चला कि 3 और 4 का जो जोड़ है वो 7 है, इनकी अपोजिट संख्याओं का जोड़ 7 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये देखो 7 बन रहा है, 5 और 2 7, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं कि ये गैर मानक पासा है। पहले तो आपको शुरू में यही देखना है एग्जाम में कि ये मानक पासा है या गैर मानक पासा है। तो हमने यहाँ शुरू में ये देख लिया कि ये एक गैर मानक पासा है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो इसमें अब क्या करना है, हमने देखा है कि जो दोनों पासों में जो एक सतह की जो संख्या है 2 वो कॉमन है, ठीक है। जो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और बाकी के जो 4 जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाता है नॉर्मली, इसमें पूछा जाता है निकटता के नियम में कि जो अगर 2 के जो साइड वाली जगह हैं, निकट की जो सतहें हैं वो उसके विपरीत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो आप यहाँ देखो, 2 के अगर निकट 3 है तो ये इसके अपोजिट तो नहीं होगी, यानी कि ये इसके निकट है ना, निकट होगी तो अपोजिट तो नहीं होगी। तो 2 के अपोजिट अगर मान लिया पूछ लिया जाए 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हम इसमें बता सकते हैं 2 के विपरीत तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और 4 भी नहीं होगी क्योंकि ये तो इसके पास में है, ठीक है। पहली डाइस होगी कंप्लीट। दूसरी डाइस पे आ जाते हैं। दूसरी डाइस पे 1 दे रखा है, 1 भी नहीं होगा इसके अपोजिट में, और 5 भी नहीं होगा। तो कौन सी संख्या बच गई हमारी? 6। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट जो संख्या होगी वो होगी 6, ठीक है। कंसेप्ट बनाया समझ में। इसमें आपको 2 पासे दिए जाएंगे, इसमें 2 पासों में एक जो संख्या है वो आपको कॉमन दी जाएगी, और बाकी जो 4 संख्याएं हैं वो आपको अलग अलग दी जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको जो कॉमन संख्या है उसी के विपरीत पूछा जाएगा, जो कॉमन संख्या है उसी के विपरीत आपको कंसेप्ट 1 के अनुसार चलना है। अगर 2 के विपरीत ही पूछा जाए, नोट कर लो इस बात को, जो कंसेप्ट 1 है उसमें अगर जो कॉमन संख्या है, जो कॉमन नंबर है, अगर उसी के अपोजिट पूछा जाए तो हम कंसेप्ट नंबर 1 लगाएंगे। कि कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लो। जो निकट की जो संख्याएं हैं वो उसके अपोजिट नहीं होंगी, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इधर देखें तो 1 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि एक डाइस में 6 ही सतहें होती हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 तक ये नंबर आ सकते हैं। तो 3 भी कैंसिल हो गया, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया और 5 भी हो गया। तो 2 के अपोजिट जो शेष संख्या है वो आ जाएगी 6, ठीक है। इतना आ गया समझ में? बता दीजिए एक बार, समझ में आ गया क्या? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्लियर नहीं दिख रहा, क्यों, क्या हो गया? थोड़ी राइटिंग की वजह से क्या? ठीक है, राइटिंग क्लियर कर देंगे अभी। सेशन को एक बार शेयर तो कर दो, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले और आगे चले, एक बार बता दीजिए, आगे चले।
चलिए कंसेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। बाद में इसकी एक बार और रिवीजन कर लेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, या फिर हम इसको रूल नंबर 2 भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ का नियम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉमन रूल। हमें साफ पता चल रहा है कि इस रूल से इसमें कॉमन आया है, तो कुछ ना कुछ तो दो डाइस के बीच में या फिर 3 जितनी भी एग्जामिनर देता है उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे कि कॉमन इसमें संख्याओं का कुछ बात है। ठीक है, तो इसमें हम समझ लेते हैं इसमें कैसे होगा ये रूल। ये हमने 2 डाइस ले ली। कॉमन रूल में आपको सिर्फ ये सीखना है, जो एक सतह होगी, जो एक सतह होगी वो सिर्फ अलग होगी, बाकी 2 सतहें दोनों पासों में एक समान होगी। इसका जो ये नियम है, जो एक संख्या है, एक पासे में जो एक संख्या है, दूसरे पासे की जो एक संख्या है, सिर्फ एक संख्या ही अलग होगी और जो 2 संख्याएं हैं वो सेम होंगी। अब जैसे पासा नंबर 1 डाइस 1 और डाइस 2 में क्या है, 1 और जो 6 है वो कॉमन नंबर है। क्या है ये? कॉमन नंबर। आप देख रहे होंगे इसमें 1 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। ठीक है, वन भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। इसमें भी 1 है और 6 है, यानी कि 1 और जो 6 है उसको हम कॉमन मान सकते हैं। बचा हुआ क्या है? 2 और 3। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि जो 2 है वो 3 के विपरीत है। बता सकते हैं ऐसा कि जो 2 है वो 3 के विपरीत है, क्योंकि ये तो विपरीत हो नहीं सकता, ना तो 1 हो सकता ना 6 हो सकता, और दोनों में कॉमन भी है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको देखकर कि वो बता सके इसके 3 के अलावा कि कोई इसके अपोजिट आ सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन संख्याएं 1 और 6 हैं। ठीक है, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। ये सबसे आसान रूल है इसमें, उभयनिष्ठ का नियम, जिसे हम कॉमन रूल भी बोलते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए भाई एक बार, सिर्फ 4। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये हमने 2 डाइस ले ली। इसमें क्या होगा, एक कॉमन नंबर ले लेते हैं हम। इसमें ये ले लिया। इसमें जैसे 2 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 5 है, तो 2 और जो 5 है वो कॉमन हो जाएगा। इसका कॉमन संख्या क्या हो जाएगी? 2 और 5। इसमें एक संख्या अलग है 6 और इसमें एक संख्या है अलग 1, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 के जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें बता सकते हैं कि जो 1 के अपोजिट है वो 6 हो जाएगा। उभयनिष्ठ का नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी पासे की 2 सतहों की संख्याएं 2 पासों में अगर सेम है, 2 पासों में अगर 2 सतहों की संख्याएं सेम हैं और एक संख्याएं विपरीत हैं, तो हम उसे उभयनिष्ठ का नियम बोलते हैं, उसमें कॉमन रूल बोलते हैं। क्योंकि इसमें 2 संख्याएं कॉमन हैं, इसलिए हम इसको कॉमन रूल का नियम दे सकते हैं, कॉमन रूल बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर ना आया हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें भी देख लो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। जो 3 के अपोजिट है उसको हम बोल सकते हैं, जो 3 के अपोजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। और संख्याएं तो इसमें हमने दी नहीं,
हमें तो पता ही नहीं चलेगा फिर, यानी कि इसके अपोजिट हम सीधा इसको बता सकते हैं कि 4 है। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम सीधा 4। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार बता दीजिए समझ में आ गया क्या? आगे चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 या कंसेप्ट नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे। अगर ये आपने सीख लिया तो समझ लो पूरा डाइस ही सीख लिया। देख लो, इसे हम बोलते हैं घूर्णन का नियम, या हम इसको बोलते हैं रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या है, अगर हमें 2 पासे दिए गए और दोनों पासों में अगर एक कॉमन संख्या है, दोनों पासों में अगर एक कॉमन संख्या है, तो हमें उसी कॉमन संख्या को देखते हुए क्लॉकवाइज चलना है। कैसे? अगर हमें 2 पासे दिए गई हैं और दोनों पासों में अगर एक कॉमन संख्या है, दोनों में अगर एक कॉमन संख्या है तो हम इसी के क्लॉकवाइज चलेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणन का नियम। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन संख्या हो जाएगी। अगर इसको अब हम क्लॉकवाइज चलाएं, अगर 2 से अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अगर हम अब दूसरे पासे पर आए तो 2 है, 5 है और 1 है। क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे भाई, अगर किसी को ना पता हो, बाकी तो सबको पता होगा क्लॉकवाइज कैसे चलना है, यूं। ठीक है, 2 हो गया, फिर हम 4 पे आएंगे, फिर हम 3 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, फिर 5 पे आएंगे और फिर 1 पे आएंगे। इस तरह हम ये बता सकते हैं कि जो 4 के अपोजिट होगा वो 5 होगा, 3 के अपोजिट होगा वो 1 होगा, और 2 के अपोजिट हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि 2 के अपोजिट हम किसको मानेंगे? 6 को मान सकते हैं भाई। आ गया ये समझ में? क्या करना है, अगर हमारे पास 2 पासे हैं, 2 पासों में अगर एक कॉमन संख्या है तो हम उसको कॉमन संख्या को लेकर क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो पहले 2 पे, फिर 4, फिर 3, 2, 4 और 3। अगर इस दूसरे वाले पासे में चलेंगे 2, 5 और 1, 2, 5 और 1। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं कि जो 4 के विपरीत होगा वो 5 होगा और जो 3 के विपरीत होगा वो 1 होगा। अब 2 तो 2 के विपरीत हो नहीं सकता, 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम पहले वाला रूल भी सेम था, उसमें भी एक कॉमन संख्या थी और इसमें भी एक ही कॉमन संख्या है। सोच रहे होंगे ना? आ रहा है क्या समझ में? बता दीजिए एक बार। तो इसका भी एक रीजन है। जो पहले वाला नियम था ना भाई, जो पहले वाला नियम था निकटता का नियम, जो एडजेसेंट का रूल था, उसमें और इसमें फर्क मैं बताती हूँ क्या है। उसमें जो एक कॉमन संख्या थी ना, जो हमने 2 माना था कॉमन संख्या, जैसे इसी को ले लेते हैं या फिर यहाँ अलग से बना लेंगे 2, 3 और 4, इसमें 2 कॉमन, 5 और 1। जैसे कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन संख्या 2 हो गई। तो इसमें क्या करना है, जो कॉमन संख्या है ना, अगर उसके विपरीत पूछा जाए, कॉमन संख्या के अगर विपरीत पूछा जाता है तो हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। अगर कॉमन संख्या के अगर विपरीत पूछा जाए तो हम फर्स्ट रूल लगाएंगे। और अगर कॉमन संख्या को छोड़कर, अगर ये दूसरे अलग संख्याएं पूछी जाए, 3 का पूछ लिया जाए, 4 का पूछ लिया जाए, 5 या फिर 1, अगर अलग संख्याओं का पूछ लिया जाए तो हम रूल नंबर 3 लगाएंगे। आ गया भाई समझ में? एक बार और देख लो,
अगर उसमें और अगर इसमें रूल नंबर 1 में और जो रूल नंबर 3 है, अगर इसमें हमें डिफरेंस पता करना है तो अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन संख्याएं हैं अगर इसके विपरीत पूछा जाए, दिमाग में बिठा लो ये बात, अगर कॉमन संख्या है अगर इसके विपरीत पूछा जाता है ना कॉमन संख्या की, तो हम पहला रूल लगाएंगे, और अगर इसके कॉमन संख्या को छोड़कर इसमें अलग जो संख्याएं हैं अगर उसके विपरीत पूछ लिया जाए तो हम रूल नंबर 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूल नंबर 3। ठीक है, आ गया समझ में? आया नहीं आया भाई बता दीजिए एक बार। राइटिंग ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए सारा। सबसे पहले हमने समझा था पासा क्या होता है, जिसे हम डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। डाइस क्या होती है? यह एक घन आकार की आकृति है जिसकी हमें सिर्फ 3 सतहें ही दिखाई जाती हैं एग्जाम में या जो भी है पेपर वगैरह में, सिर्फ हमें इसकी 3 सतहें ही देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो डाइस है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं, और दूसरी है गैर मानक पासा जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोल सकते हैं या फिर उसको साधारण पासा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने जाना था कि मानक पासा किसे कहेंगे। मानक पासा हम उसको बोलेंगे जिसकी जो विपरीत की सतहें होंगी, याद रख लेना, विपरीत की सतहें, निकटतम सतहें 7 नहीं होनी चाहिए। निकटतम सतहों की संख्याओं का योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। जो अपोजिट की जो संख्याएं हैं अगर उनका योग 7 है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है? मानक पासा होगा। ये लाइन चाहे लिख लो, विपरीत संख्याओं का जोड़ विपरीत सतह की विपरीत सतह की संख्याओं का जोड़ अगर 7 है तो हम उसको मानक पासा बोलेंगे। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, निकट की सतहों की संख्याओं का, निकट की सतह की जो संख्याएं हैं संख्याएं उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए अभी। उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक मानक पासा है। मानक पासा में क्या होगा? विपरीत सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 होगा। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए 1 6 2 और 5 और 3 और 4। अगर एक पासे में अगर आपको 2 3 4 दिख जाए, एक अलग में 6 आपको दिख जाए, 5 आपको दिख जाए, या फिर 4 अलग अलग मतलब जो निकट की है ना उन सतह की जो संख्याएं हैं, निकट की सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद हमने जाना था कि गैर मानक पासा क्या होता है। उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या है इसमें? उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो मतलब निकट की जो संख्याएं है ना, जो निकट की सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 होना चाहिए, और जो अपोजिट में जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम गैर मानक पासा बोलेंगे। ठीक है, मानक पासा जिसमें विपरीत सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 है, या फिर निकट की सतह की संख्याओं का जोड़ 7 नहीं है। ठीक है, गैर मानक में क्या हो जाएगा? जो निकट की जो सतह की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और विपरीत की सतह की संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। आ गया भाई समझ में? इसके बाद आगे क्या हुआ? इसके बाद हमने सीखा था
नियम 1, कंसेप्ट नंबर 1, उसमें क्या था? वो था हमारा निकटता का नियम, जिसे हम एडजेसेंट रूल भी बोलते हैं। निकटता का नियम क्या था? निकटता के नियम में क्या था? एक पासा है, एक दूसरा पासा है, अगर दोनों पासों में एक संख्या अगर कॉमन है, एक संख्या अगर कॉमन है और जो चारों संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, अगर एक संख्या कॉमन है और जो चार संख्याएं जो अलग अलग हैं, उसको हम पहला नियम बोलेंगे, उसको मतलब कि निकटता का नियम। ठीक है, उसमें अगर दो जो कॉमन संख्या है, अगर उसी के अपोजिट पूछा जाता है, कॉमन संख्या के का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए तो हम उसको निकटता का नियम बोलेंगे भी। अगर जो संख्या सेम है दोनों पासों में, अगर उसी के विपरीत पूछा जाए तो निकटता का नियम। दूसरे रूल में हमने क्या सीखा था? कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का नियम बोलते हैं जिसे हम। उभयनिष्ठ के नियम में क्या था? अगर दो पासे हमारे पास और दो पासों में दो सतहें, जो दो सतहों की जो संख्या है, अगर दो दो संख्याएं कॉमन है, पहले में थी एक संख्या कॉमन और दूसरे में है दो संख्याएं कॉमन है, अगर दो दो संख्याएं कॉमन है तो जो बची हुई जो संख्या होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। 6 संख्याएं होती हैं दो पासों में, हमें 6 संख्याएं दी जाती हैं। दूसरे नियम में अगर 4 संख्याएं, यानी कि 2 संख्याएं और 2 संख्याएं अगर सेम हैं तो जो बची हुई जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। दूसरे नियम में हमने ये जाना था, और ये तो सबसे अच्छा नियम, मतलब सबसे इजी वाला नियम आप दूसरे वाले को बोल सकते हो। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था, सबसे इंपॉर्टेंट रूल था जो हमारा, वो था गुणन का नियम। क्या था वो? रोटेशनल रूल। रोटेशनल में क्या था कि उसमें भी अगर हमारे पास दो पासे हैं, दोनों पासे कैसे होने चाहिए? गैर मानक होने चाहिए। तीनों नियमों का एक ये भी रूल है भी, तीनों में ना जो पासा होना चाहिए ना वो गैर मानक पासा होना चाहिए, जिनकी जो निकटतम जो संख्या है ना उनका जोड़ 7 होना चाहिए। ठीक है, उसे आप पता लगा सकते हो। अगर गैर मानक पासा नहीं है ना तो आप सीधे उनके अपोजिट बता देना कि 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 के जो अपोजिट हो जाएगा 4। आंख बंद करके भी अगर आपको ये दिख जाए ना कि मतलब जो निकट की जो सतहों की संख्याओं का अगर जोड़ 7 नहीं है तो आप आंख बंद करके उनको जो विपरीत संख्याओं का जोड़ है वो 7 होगा, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो सीधा सा आंसर। तो इसमें तीनों नियमों में हमें ये देखना कि जो निकट की जो संख्या है ना उनका जोड़ 7 होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमने गुणन का नियम पे आ गए थे हम। उसमें एक जो है कॉमन संख्या होगी, दोनों पासों में एक संख्या कॉमन होगी और उस कॉमन संख्या को लेकर हम दोनों पासों में रोटेशनल घुमाएंगे दोनों पासों को। ठीक है, अगर एक संख्या कॉमन है, अगर एक संख्या कॉमन है ना भाई, तो हम ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार और बता देती हूं मैं इसको। इसमें एक संख्या कॉमन है ना तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे भी, पहले 1 फिर 6 पे चलेंगे और फिर 5 पे चलेंगे। इसमें भी ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर 1 फिर 2 और फिर 4। इसमें हमें साफ साफ पता चल जाए कि 5 के जो अपोजिट होगा ना वो 4 हो जाएगा, जो 6 के जो अपोजिट होगा वो 2 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट हम बता सकते हैं, और तो कोई संख्या बची नहीं, क्या बचा है? 3 बचा, तो हम 1 के अपोजिट 3 को आराम से बता देंगे भाई 1 के अपोजिट 3 है। मैंने फिर आपको ये बताया था कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर जो 3 है, जो ये गुणन के नियम है, इसमें एक डिफरेंस था। क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे, दोनों में एक संख्या है वो कॉमन दिखाई जाएगी आपको, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। वो क्या अंतर है मैंने आपको बताया था। अगर कॉमन संख्या के विपरीत पूछा जाता है आपसे, कॉमन जो नंबर है अगर उसके विपरीत पूछा जाए तो आप रूल नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें अगर इस तरह से पूछा जाए जो अलग संख्याएं हैं, कॉमन संख्या को छोड़कर अगर दूसरी संख्याओं का अगर आपको विपरीत पूछा जाए तो आप ये रोटेशनल वाला रूल लगाएंगे भी। ठीक है, रोटेशनल वाला रूल लगाएंगे। तीनों कॉन्सेप्ट आ गए भाई समझ में, बस पूरा कैलेंडर इन्हीं 3 रूल के ऊपर बेस्ड था।
एक बार बता दीजिए मुझे, आगे समझ में क्या है ये, क्या लिख रहे हो? नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं भाई, कैसे हैं वो? ओपन डाइस, ओपन डाइस को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और एग्जामिनर तो आजकल कुछ इसी में चले हुए हैं। जैसे ये है, ये हमारी ओपन डाइस हो गई भाई। इसमें कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ए, बी, सी और डी, ई और एफ। ठीक है, ये हैं। तो इसमें क्या होगा अभी ओपन डाइस में? ओपन डाइस का एक सीधा सा रूल है, जो सीधी लाइन है ना, उसी में जो संख्याएं हैं, जो सीधी लाइन में जो संख्याएं हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होंगी, सिर्फ एक वाली बीच वाली संख्या को छोड़कर। जैसे कि अगर हम बीच बीच में एक संख्या को छोड़कर एक दूसरी संख्या पर आएंगे ना, वही उसके अपोजिट होगी। जैसे ए है वो सी के अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि बी को छोड़ दिया आपने। बी अगर इसको मोड़ेंगे आप तो देखोगे बी नीचे आ जाएगा, ए साइड में आ जाएगा और सी साइड में आ जाएगा। तो बी तो इसके बिल्कुल पास में है, निकट है। और हमने बताया था कि निकट की जो संख्याएं हैं वो मतलब विपरीत नहीं हो सकती। निकट की जो संख्याएं हैं वो विपरीत नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको ए के विपरीत करेंगे ना भाई, तो क्या आ जाएगा? सी। और अगर बी के विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। और ई के विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ। पहले इस लाइन को लेकर चल लेते हैं। सेम सीरीज में अगर एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। बी है, बी से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो सी को छोड़कर डी पर पहुंचेंगे। तो सी को छोड़ दिया जाए तो बी और जो डी है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर इसी लाइन में भी चलें तो जो ई है बी को छोड़ देंगे, क्योंकि बी तो इसके बिल्कुल निकट है, ये तो अपोजिट हो ही नहीं सकता। सॉरी, वो तो इसके अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो ई के जो अपोजिट है वो एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका ऐसे ही। एक हो गया, 2, 3 और 4 और 5 और 6, ये हमारी ओपन डाइस होगी। हमने अभी अभी बताया था कि सेम सीरीज में हमें चलना है और एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या ही उसकी विपरीत होगी। जैसे एक के विपरीत हम 3 को मान लेंगे, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके निकट है। 5 और 6 को विपरीत मान लेंगे, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 के भी निकट है और 6 के भी निकट है। और निकट की जो संख्याएं हैं वो तो अपोजिट में हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। तो 2 है, अगर 2 3 के अपोजिट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसके नज़दीक में है। तो एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या ही उसकी अपोजिट होगी। अगर एक संख्या एक के विपरीत क्या जाएगा? 3, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4 और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। इतना आ गया भाई समझ में? एक बार देख लो, सेशन को शेयर कर दो। सिर्फ 5 बच्चे ही हैं। वेरी गुड। ये कौन है? सरपंच। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतना आ गया भाई समझ में? एक बार और देख लो। सेम अगर लाइन दी हुई है हमने ओपन डाइस का कुछ चित्र मतलब इस तरह से होगा। कुछ अलग अलग टाइप और हैं वो हम आगे करेंगे। मान लो अगर इस वे में, इस टाइप में अगर आपको दिखाई जाए ओपन डाइस, तो इसमें सेम सीरीज में, सेम लाइन में एक संख्या को छोड़कर जो आगे वाली संख्या होगी वही उसकी अपोजिट होगी। भाई ए के अपोजिट बी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, निकट है। और निकट की संख्याएं हमने बताई थी, रूल नंबर 1 में भी बताई थी। जो निकट की जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। तो ए के अपोजिट बी तो हो नहीं सकता, ए को छोड़ देंगे सी, तो ए के अपोजिट हो जाएगा सी और बी के अपोजिट हो जाएगा डी, ई के अपोजिट हो जाएगा एफ, बी हो नहीं सकता। इसी तरह इस एग्जांपल में ए के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट है वो 4 हो जाएगा और 5 के अपोजिट है वो 6 हो जाएगा भी। ठीक है, एक तो है इस तरह का एग्जांपल ओपन डाइस में।
एक और एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है आपसे, वो देख लो एक बार। इस तरह का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है भैया आपसे, ठीक है। 1 इसमें हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे, इसमें आप 0 ले लेंगे, इसमें यहाँ डॉलर ले लेंगे, इसमें एट द रेट ले लेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमने पीछे वाले ओपन डाइस वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें देखो 3, अगर 2 के अपोजिट निकालना है तो 3 तो हो नहीं सकता। एक बार ये बीच बीच वाला ले लेते हैं, साइड वालों को बाद में उठा लेंगे भाई, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, हम लिख सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि जो 3 है ना वो तो 2 के निकट भी है और 4 के निकट भी है, और निकट है तो अपोजिट तो हो नहीं सकता। 1 के जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। अब बात आती है भाई 3 की। 3 के अपोजिट हम देखो, अब इधर ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे। ये एक बॉक्स बन जाता है, अगर तीनों को यूं ऐसे, इसको ऐसे और इसको अगर ऐसे फोल्ड किया जाए तो ये ऊपर वाली, तो अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, और अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, और अगर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। जो ये है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये साइन, ये ओ वाला यहाँ पे हो जाएगा, डॉलर यहाँ पे हो जाएगा, और जो एट द रेट है वो यहाँ हो जाएगा। तो हम 3 के अपोजिट इसको, इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं भाई, 3 के अपोजिट होगा ना तो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट अगर पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर और इसमें कुछ नहीं पूछता, जो ये साइड की होती है ना, कुछ अटपटी सी दी होती हैं वही पूछेगा आपसे, तो इस चित्र के बारे में ही पूछेगा। मतलब एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा दिख जाए बॉक्स में तो ज्यादातर संभावना होती है भाई यही पूछने की आपकी, ठीक है। आ गया भाई समझ में? हाँ जी बिल्कुल सही, मनीषा कुंडू बिल्कुल सही है भाई। सेशन को शेयर कर दो भाई एक बार सभी। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लो, जो हमारी केसी पब्लिकेशन की जो बुक है ये मैथ और रीजनिंग की है भाई। इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो इसमें सभी मिल जाएंगे। और जैसे कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे, मतलब एग्जाम का तो यूज समझ लो, पिटारा ही खुलने वाला है आपका। एस्टेट का हो गया, HSSC के हो गई, क्योंकि सीटी होने के बाद HSSC ना एग्जाम लेने शुरू कर देगी भी। जो पेंडिंग की जो भर्तियां थी ना वो पूरी करेगी ही करेगी, 2024 तक इसको जो है ना भर्ती पूरी करनी है, ठीक है। SSC में भी, इसमें जो भी HSSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए ना सभी इसमें, इस बुक में सभी एग्जाम्स के जो मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना वो इसमें आपको सभी मिल जाएंगे भाई, और विद सॉल्यूशन मिलेंगे। मुझे तो ये बुक मतलब काफ़ी अच्छी लगी है। और एक बात और, ये बुक पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, आप किसी भी सिटी में हो आप बुक डिपो पर जाकर ये बुक परचेज कर सकते हो भाई, ठीक है। अब इतना हो गया, तो आज का हमारा यहीं तक था। एक बार और देख लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। शुरू में हमने समझा पासा क्या होता है, फिर हमने देखा कि पासे के 2 प्रकार होते हैं, मानक पासा और गैर मानक पासा। उसके बाद हमने जाना था कि मानक पासा क्या होता है, जिसकी विपरीत सतहों की संख्याओं का जोड़ अगर 7 हो तो वो मानक पासा कहलाएगा। और गैर मानक पासा में क्या होगा, जो निकट की जो सतहें हैं उन संख्याओं का अगर जोड़ 7 है तो वो गैर मानक पासा हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना था 3 रूल, हमने 3 इंपॉर्टेंट रूल बताए थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट रूल तो आपके माइंड में बैठे होने चाहिए। अगर आप कोई सोकर उठाए ना, अब बताओ भैया आपने अगर धरती पर अगर आप आए हो तो आपने सीखा क्या, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमने और कुछ पता नहीं सीखा या नहीं सीखा, हमने डाइस में ये 3 रूल तो जरूर सीखे। डाइस में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये 3 रूल है ना जो हमने बताए हैं, इन 3 रूल से क्वेश्चन बाहर आएगा भी नहीं आपका, ठीक है। पहला बताया था हमने वो था निकटता का नियम,
यानी कि एडजेसेंट रूल भी जिसे बोलते हैं, जो जो निकट की जो संख्याएं हैं वो उसके मतलब अपोजिट नहीं हो सकती। अगर दो पासे दिए गए हैं, दोनों में अगर एक कॉमन संख्या है तो हम अगर उस कॉमन संख्या के अगर विपरीत पूछा जाए तो हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। विपरीत पूछा जाए और जो पास की जो उसकी संख्याएं होंगी सतह की वो उसके अपोजिट नहीं होगी। दूसरा बताया था हमने कॉमन रूल। कॉमन रूल में क्या था, अगर आपके पास दो पासे दिए गए हैं उसमें दो सतहों की संख्याएं जो समान हैं, अगर दो सतहों की दो संख्याएं अगर वो समान हैं तो आप जो तीसरी बची हुई जो संख्या है ना उसको बता सकते हैं कि वो उसके विपरीत होगी। ठीक है, तीसरा रूल हमने ये जाना घूर्णन का नियम, जिसे हम रोटेशनल रूल भी बोलते हैं। रोटेशनल रूल में हमने क्या जाना है, अगर दो पासे दिए गए हैं, दोनों में अगर एक कॉमन संख्या है तो हम उसी के क्लॉकवाइज चलेंगे, उसी को लेकर सबसे पहले वो कॉमन संख्या लिखेंगे, फिर उससे आगे वाली। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर की जो डाइस होगी ऐसे ही वो लिखेंगे भी, उससे हमें पता चल जाएगा कि किसके अपोजिट क्या है। फिर मैंने ये बताया था कि रूल नंबर जो 1 है और जो रूल नंबर 3 है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है भाई, बाकी दिखे तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लेकिन अगर जो कॉमन संख्या के अगर आपको विपरीत पूछा जाए तो रूल नंबर आप 1 लगाएंगे, और अगर जो विपरीत संख्या को छोड़कर अगर अलग संख्याओं का अगर आपको विपरीत पूछा जाता है तो आप रूल नंबर 3 लगाएंगे भी। उसके बाद सीखा हमने ये डाइस वाला भी। ठीक है, ओपन डाइस में हमने एक सिंपल वाला सीख लिया था। एक एग्जांपल और देख लो कुछ अगर देखना चाहो, बाकी हम प्रैक्टिस इसकी कल करवा देंगे आपको। आज कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपकी। ये है, इस तरह का भी एग्जांपल आपके सामने आ जाता है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। इसमें भी सेम लाइन है। इसमें क्या करेंगे, जो पास वाला होगा वो तो अपोजिट हो नहीं सकता, हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कि ए के अपोजिट 1 के अपोजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और 6 के जो विपरीत हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। एक इस तरह का एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है भैया आपसे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, अगर एग्जामिनर का कुछ ज़्यादा ही मूड खराब है, आपको वैसे ही फंसाना चाहता है तो एक और पूछ लो, देख लो, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता भी, कुछ भी पूछ सकता है वो। ये इक्वल टू ये 0, ये परसेंटेज हो गया और ये डॉलर हो गया। इसको भी देख लो भी एक बार जल्दी से। ए का अपोजिट हो जाएगा सी, ठीक है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और बी का अपोजिट अगर हम निकालेंगे तो बी का अपोजिट कैसे निकालेंगे भाई, जो ये है ये इक्वल हो जाएंगे और जो ये है ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, इसको अगर पलटेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू का आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज का आ जाएगा। ठीक है, इसको अब अगर ऐसे पलटेंगे हम इधर तो ये इधर डॉलर वाला आ जाएगा और ये इधर ओ आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये डॉलर ही था क्या, जो ये कोई डॉलर ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बी का अपोजिट ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आज के हमारे सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी अगर इसकी प्रैक्टिस एक बार आप खुद कर लेना, अगर फिर भी अगर आप प्रैक्टिस चाहते हो तो कल हम एक क्लास और ले आएंगे भाई, इसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ये बुक जरूर देख लेना भाई, बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है।